हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक हुआ वो होगा द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ओके, इससे पहले के जितने भी वीडियोस जो इस लेक्चर सीरीज में अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, वो सारे थे हमारे कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड। ओके, वहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस की एक एक बारीकियों को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस में जो हमारे इनेंशियोमर्स थे, डायस्टीरियोमर्स थे, उनका आरएस नोमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था कि द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ कंपाउंड्स विदाउट कायरल सेंटर, एंड उनमें भी हम आरएस नोमेनक्लेचर, तो वो सारा आपका था कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस के अंडर में। नाउ फ्रेंड्स, आज से जो हमारी लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट इज़ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। अब देखिए, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा था जो कॉन्फिगर्स होते हैं, कॉन्फिगर्स आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स थे या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। उसी तरह जब हम बात करते हैं कॉन्फॉर्मर्स की, तो जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं आपस में, वो मॉलिक्यूल जिनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होने के साथ ही ये जो इनके अरेंजमेंट होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, तो जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, एक तो अरेंजमेंट तो डिफरेंट डिफरेंट होगा उनका 3D में, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल, जो मैंने आपको टर्म बोली है, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन, वो किस तरह से होता है। तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स में जो इंटर कन्वर्जन होता है बेसिकली होता है दो तरह से। या तो हम बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, या दूसरी टर्म आते हैं इनमें फ्लिपिंग। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन वाले जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जनरली हम स्टडी करेंगे। एंड जो फ्लिपिंग वाला फिनोमिनन होता है वो हम जनरली साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो ये तो आपके दो प्रोसेस होते हैं जिनमें आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन देखते हैं या फिर आप देखते हैं फ्लिपिंग। अब देखिए, ये जो रोटेशन होता है आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फ्लिपिंग, इनमें क्या होते हैं, एनर्जी बैरियर्स होते हैं। मींस जब आपका एक कन्फॉर्मर रोटेट होकर या फ्लिप होकर दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज होता है सेम मॉलिक्यूल में, तब कुछ उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आती है। मींस इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पर या इतनी एनर्जी रिलीज होने पर वो कन्फॉर्मर अपने दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज होता है। तो ये जो इनमें एनर्जी रिलेशंस आते हैं आपके, ओके, इन एनर्जी रिलेशंस की एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो कॉन्फॉर्मर्स आपको समझ आ गया, कॉन्फॉर्मर्स कैसे चेंज होते हैं, सी सिंगल बॉन्ड के अराउंड होते हैं या फ्लिपिंग के अराउंड, इनसे कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। ये जो एनर्जी चेंजेस इनमें हो रहे हैं फ्रॉम वन कन्फॉर्मर टू अनदर कन्फॉर्मर, इनकी स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बोलेंगे। नाउ अब देखिए, कॉन्फॉर्मर या कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क होता है। एक हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन, एक हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में जब आपने कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इनेंशियोमर का या डायस्टीरियोमर का सिस ट्रांस जो थे आपके, हमने देखा था इनेंशियोमर मिरर इमेजेस थी, ठीक है, एंड डायस्टीरियोमर मिरर इमेजेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन उनमें एक जो बेसिक डिफरेंस आ रहा था कि वहाँ पर जब आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में मूव कर रहे थे, आपकी कोई ना कोई बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था उस मॉलिक्यूल में। मीन्स आप देख रहे थे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होती है उससे अटैच ग्रुप की, तो इट मीन्स बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करके ही आप क्या बना सकते हो, उसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्फॉर्मर की बात करते हैं तो कॉन्फॉर्मर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मीन्स वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, केवल क्या होता है, रोटेशन चलता है आपका। बिना बॉन्ड ब्रेक किए आप क्या करते हैं, एक कॉन्फॉर्मर को दूसरे कॉन्फॉर्मर में चेंज करते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन में, कि कॉन्फ़िगरेशन जब आप चेंज करेंगे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वो क्या करेंगे, आप कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, मिनिमम से मिनिमम एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक कॉन्फॉर्मर को दूसरे कॉन्फॉर्मर में चेंज करेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं देखने को आपको मिलती है। एंड ये जो सारी बातें बोली, इन्हीं को मैंने देखी, जो पीछे हमारी स्क्रीन दिख रही है आपका बोर्ड, इस पर मैंने लिखा है। सो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं एंड नोट कर रहे हैं तो ये सारी बातें अभी बोली, इनको आप नोट कर लीजिए, देख कर देखिए। इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो किया है, दैट इज अ डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विच आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशंस। ओके, यही बात मैंने आपको बोली थी, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। नाउ हमने बोला था, या फिर इसकी अनदर डेफिनेशन, दैट इज डिफरेंट शेप्स दैट अ मॉलिक्यूल कैन अटेंड विदाउट ब्रेकिंग एनी कोवेलेंट बॉन्ड। जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बात बोली थी कि कॉन्फॉर्मेशनल
कॉन्फॉर्मेशन जब आप चेंज करते तो आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि डिफरेंट शेप्स दैट मॉलिक्यूल अटेन विदाउट ब्रेकिंग एनी कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो बात हुई आपकी कॉन्फॉर्मेशंस की। नेक्स्ट इसमें हम बोलते हैं कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। हम जो बात करते हैं ना कि एक कन्फॉर्मेशन में दूसरे कन्फॉर्मेशन का इंटर कन्वर्जन, उस इंटर कन्वर्जन के दो मेथड वही मैंने आपको बताया थे। सी सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा था, अब इसमें क्या करो, रोटेशन कर दो या फिर आप क्या कर दो, फ्लिपिंग कर दो। अब ये रोटेशन जो होगा वो तो होता है एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, फ्लिपिंग होता है आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे ना। फिर देखिए इसके बाद एनालिसिस की डेफिनेशन जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट में डिस्कस करी है वो ये है कि स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रोटेशन और फ्लिपिंग। ओके, जो मैंने आपको बोला था कोई ना कोई एनर्जी बैरियर होता है जब आप एक कॉन्फॉर्मेशन को दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, तो उसी एनर्जी बैरियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग कॉन्फॉर्मेशन टू द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एक कॉन्फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल में, वैसे तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल होते हैं एक मॉलिक्यूल के, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन कौन सी स्टेट में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या हम उसको बोल सकते हैं या कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन सा कन्फॉर्मेशन शो करता है, कौन सी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी स्टडी को भी हम इसी के कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, नाउ अब देखिए जो बेसिक डिफरेंस है आपका कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फिगर्स में। तो कॉन्फॉर्मर्स आर स्ट्रक्चर दैट कैन बी इंटर कन्वर्ट सिंपली बाय रोटेशन एंड फ्लिपिंग। ओके, कॉन्फॉर्मर्स हम चेंज करते हैं, या तो आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड, या आप उसमें फ्लिपिंग कर दो। और जो कॉन्फिगर्स होते हैं आपके, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैन बी इंटर कन्वर्ट ओनली बाय ब्रेकिंग वन और मोर बॉन्ड्स। सो कॉन्फिगर्स को जब आप चेंज करेंगे तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना ही होगा, तभी वो आपका एक कॉन्फिगर से दूसरे कॉन्फिगर में चेंज हो सकता है। अगर आपको ये पॉइंट प्रूव करना तो आप मेरे पीछे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर मैंने अपने इनेंशियोमर्स डिस्कस किए या डायस्टेरियोमर्स डिस्कस किए, वहाँ पे आप जरूर देखिए। जब मैंने इनेंशियोमर ड्रॉ किए थे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई ना कोई नया बॉन्ड बनता है। नया बॉन्ड मीन्स क्या, पुराना बॉन्ड ब्रेक, उसकी जगह नया बॉन्ड आ जाता है, मीन्स मॉलिक्यूल में बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। यहाँ पर जब आप अब देखिए, जब हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, जब हम डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे एक मॉलिक्यूल के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल क्या हो रहा है, तो रोटेशन हो रहा है या फ्लिपिंग हो रही है, कोई भी बॉन्ड अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। बॉन्ड जहाँ पहले थे अभी भी वही है, बस उनका क्या अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में। ओके, सो ये आपका एक कन्फॉर्मेशन एनालिसिस का ब्रीफ डिस्कशन था। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको या फिर आप कॉपी में उतार लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस पर मूव करने से पहले हमको इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे आपके बहुत काम आएगी। सो चलिए हम उस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, जो टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो है ये बैरियर ऑफ रोटेशन, डायहेड्रल एंगल एंड एंगल स्ट्रेन। ये कुछ मेन 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए हम बैरियर ऑफ रोटेशन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बैरियर ऑफ रोटेशन क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फ्रेंड्स, नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो रोटेशन होता है उसके लिए एनर्जी बैरियर की वैल्यू होती है 12 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर मैंने आपको लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें नॉर्मल इथेन में, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 12 किलो जूल। मीन्स अगर आपके एक कॉन्फॉर्मर को दूसरे कॉन्फॉर्मर में चेंज होना है सिंगल बॉन्ड के रोटेशन करने, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन अराउंड कर तो उसमें क्या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 12 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी आप उसको रिक्वायर करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड, एक कन्फॉर्मर से दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात और आपको ध्यान रखनी कि ये जो बैरियर ऑफ रोटेशन होता है ये सिंगल बॉन्ड में बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड वाले इजीली अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं, एक कन्फॉर्मर से दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है फिक्स रहती है। तो अगर उनको आपको रोटेट करना होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर दो एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है एंड उनको अगर आपको रोटेट करना है
तो एक तरह से आपको क्या करना होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तब वो फ्रीली रोटेट कर पाएंगे। कॉन्फॉर्मेशंस बनती है फ्री रोटेशन की वजह से सिंगल सिंगल बॉन्ड में, लेकिन अगर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो एक तरह से आपको क्या पाई बॉन्ड को तोड़कर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको रोटेट करना होगा। इट मीन्स आपको पहले उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, देन फिर अराउंड जितनी आपके फ्री रोटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड वो देनी होगी, तब जाके वो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, जो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बैरियर बहुत कम होता है, बैरियर ऑफ रोटेशन। लेकिन उसी के कंपेरिजन में अगर आप देखें ब्यूटाडाइईन या सबसे पहले हम देखिए ब्यूटूइन, ओके, 2 ब्यूटीन में देखिए आप 260 किलोजूल पर मोल आप बैरियर ऑफ रोटेशन कह रहे हैं, जो यहाँ से 12 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 ब्यूटीन में, ओके। यही तो है 2 ब्यूटीन आपका ये मॉलिक्यूल है, ओके। सो इसमें देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आप देखना चाहे बैरियर ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा, इसके कॉन्फॉर्म में चेंज करने के लिए। इट मीन्स आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पहले वो एनर्जी दो, फिर आपके लिए सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वो दो, तो वो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जनरली हम देखते हैं कि एल्कीन्स या एल्काइंस कॉन्फॉर्मर्स नहीं बनाते हैं, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक केस आता है, एक तो देखिए आप कंपेयर करते हैं, एक हम देखें अगर इथेन में, तो ये हम कह रहे हैं 12 किलोजूल पर मोल। वही अगर आप देखें ब्यूटाडाइईन, ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें जो एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई आपकी 30 किलोजूल, लगभग डबल हो गई, डबल से ज़्यादा, ओके। इसमें डबल से ज़्यादा क्यों है, जबकि यहाँ पर भी देखिए हम सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेशन देख रहे हैं। तो अब देखिए उसका रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ब्यूटाडाइईन की, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, जो डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेटिव मीन्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन इस तरह से मिलता है आपको, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। सो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर आपको मिलती है वो देखिए, वीक कॉन्जुगेशन की वजह से ब्यूटाडाइईन में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें ये क्या होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन पर तो हो गया पॉजिटिव एंड इस कार्बन पर हो गया नेगेटिव चार्ज। आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो बॉन्ड था सिंगल सिंगल था, लेकिन बिकॉज ऑफ वीक कॉन्जुगेशन यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए। इट मीन्स अब इसमें फ्री रोटेशन कराने के लिए आपको क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी, बिकॉज पार्शियल कैरेक्टर्स आए, वो कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है डबल बॉन्ड में, ओके, बिकॉज ऑफ वीक कॉन्जुगेशन। सो इन ब्यूटाडाइईन योर वीक कॉन्जुगेशन is responsible for the higher barrier of rotation comparatively your simple single carbon carbon bond rotation। समझ आ गया क्यों है, बिकॉज ऑफ वीक कॉन्जुगेशन, ओके। एंड देखिए इसी तरह तो आपने सिंपल कार्बन कार्बन का समझ लिया, आपने ब्यूटाडाइईन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ना आपने ब्यूटूइन में बहुत ज़्यादा उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। नाउ देखिए इसमें एक और स्टेट है आपके, अगर आप कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की बात करें, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, इसमें देखिए जो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में बैरियर ऑफ रोटेशन होता है वो होता है आपका 85 किलोजूल पर मोल, जो कि सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से बहुत ज़्यादा है। तो उसका रीज़न समझिए आप क्या होता है। नाउ देखिए आपने सिंगल बॉन्ड में समझ लिया, ब्यूटाडाइईन ब्यूटूइन इनमें भी समझ लिया कि बैरियर ऑफ रोटेशन किस तरह से वेरी कर रहा है। अब हम देखते हैं एक जो आपका कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है उसमें बैरियर ऑफ रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, ओके। इसमें देखिए जो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में बैरियर ऑफ रोटेशन की वैल्यू है वो इन दोनों से, डेट इज सिंपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या जो आपके ब्यूटाडाइईन वीक कॉन्जुगेशन वाला था उनसे बहुत ज़्यादा, डेट इज 85 किलोजूल पर मोल है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ सेम कॉन्सेप्ट जो आपके ब्यूटाडाइईन था उसकी तरह आएगा
कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड की, तो देखिए इस तरह से है। ये है आपका डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। आपको यहाँ पे क्या देखना है, इस कार्बन और नाइट्रोजन जो ये बॉन्ड है आपका, इसमें फ्री रोटेशन, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मैंने डार्क कलर से करके बनाया आपको। इसमें जो बैरियर ऑफ रोटेशन होता है वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखिए उसका जो रीज़न होता है कुछ इस तरह से, जैसे आपके ब्यूटाडाइन में था, जैसे वहाँ पर आप वीक कॉन्जुगेशन बता रहे थे, यहाँ पर भी क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन में रहते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये इस बॉन्ड में चले जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के पाए इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से क्या होगा, आपके जो अब कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था आपके, उसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे। अभी तक क्या थे, ये सिंगल बॉन्ड था, लेकिन बिकॉज ऑफ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो गई है, इस वजह से अब क्या हुआ है कि जो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था उस पर क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गए, डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गए। इट मीन्स अब क्या होगा कि जो फ्री रोटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट थियोरेटिकली होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिकली ज़्यादा हो गई है, बिकॉज ऑफ रोटेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर जो CN बॉन्ड में बैरियर ऑफ रोटेशन है वो 85 किलो जूल पर मोल है। ये आपको रीज़न समझ आ गया। यहाँ पर भी सेम जैसा आपके ब्यूटाडाइन का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ओके, लेकिन इनसे बहुत कम है। जो प्योर डबल बॉन्ड्स होते हैं उनसे वैल्यू बहुत कम रहती है, प्योर डबल बॉन्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ये पार्शियल कैरेक्टर है इसलिए कम है। सो ये था आपका बैरियर ऑफ रोटेशन। नाउ अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है डाईहेड्रल एंगल। अब देखिए फ्रेंड्स डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, एक तो होता है बॉन्ड एंगल, एक होता है डाईहेड्रल एंगल। अगर फ्रेंड्स हम बात करें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2O, ये तो इस मॉलिक्यूल में जो हम ये एंगल की बात करते हैं ये क्या होता है, आपका एक बॉन्ड एंगल होता है, ओके, ट्राई एटॉमिक। लेकिन वहीं यदि आप एक मॉलिक्यूल ले टेट्रा एटॉमिक, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तब इस मॉलिक्यूल में हम किसकी बात करेंगे, डाईहेड्रल एंगल की बात करेंगे। देखिए डाईहेड्रल एंगल हम समझते किस तरह से, हम बात करते हैं, हमने बोला टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डाईहेड्रल एंगल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें इस पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को, तो इस पेरोक्साइड मॉलिक्यूल में आपको दोनों तरफ क्या दो प्लेन्स बनते हुए नजर आएंगे। देखिए एक प्लेन तो वो है जिसमें आपके ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड ये प्लेन जा रहा है, ये वाला बॉन्ड, ओके, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन एंड ये बॉन्ड जा रहा है। और देखिए जो दूसरा आपका प्लेन है, दूसरे प्लेन में क्या है, ये राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन, ये राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन एंड ये बॉन्ड कॉमन, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड है ये इसमें आ रहे हैं। तो दोनों आपको समझ आ गया, मैंने डिफरेंट कलर से, देखिए एक प्लेन हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाले OH और इस कॉमन बॉन्ड का पेरोक्साइड बॉन्ड का, एक प्लेन हुआ राइट हैंड साइड वाले HO एंड इस पेरोक्साइड बॉन्ड का। इन दोनों प्लेन्स में जो ये अलग रही, रेड है ये ग्रीन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका डाईहेड्रल एंगल, ओके। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये एक ही प्लेन में हुए तब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर ये इस तरह से, देखिए ये प्लेन यूँ समझिए आप, ये मेरे दोनों हाथ है, ये दोनों क्या है एक ही प्लेन में है, तब ये क्या होगा आपके, देखिए यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन, इधर भी ऊपर हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन, ओके, ये दोनों क्या है एक ही प्लेन में। या फिर आप इस तरह से समझिए, देखिए ये ऊपर वाले दोनों क्या है हाइड्रोजन, ये नीचे वाले जो टिप्स है इनकी ये क्या ऑक्सीजन है। अभी देखिए ये दोनों क्या है एक प्लेन में, तो ये क्या होगा आपके 0 डिग्री, दोनों का डाईहेड्रल एंगल। अब आप क्या कर दीजिए, एक को रोटेट कर दीजिए। अगर आप इस एक को रोटेट करते हैं इस तरह से, तो अब देखिए क्या हो गया, एक ऑक्सीजन के सामने क्या हो गया, हाँ मतलब रोटेशन तो इस तरह से हो गया ना ये, ओके। तो क्या हुआ, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, एक प्लेन तो ये है, एक प्लेन को आपने रोटेट किया, तो अब दोनों प्लेन्स के बीच का जो डाईहेड्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
समझ आ गया फ्रेंड्स? आपने टिप्स को देखा है, देखिए टिप्स देखिए अब अपोजिट चली गई, इट मीन जो दोनों प्लेन्स है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट चले गए। तो उस कंडीशन में जो आपका डाईहेड्रल एंगल है वो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन बनाई ये है 0 डिग्री डाईहेड्रल एंगल की। अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें जो अभी मैंने आपको मार्कर से समझाया था, तो ये सेम कंडीशन है, आपने एक को क्या किया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया। तो अब देखिए इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया डाईहेड्रल एंगल। सो डाईहेड्रल एंगल आपको समझ आ गया, दो प्लेन्स के बीच में देखा जाता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ये डाईहेड्रल एंगल आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एसाइक्लिक मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे उसमें। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं द एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन होता है आपका डेविएशन फ्रॉम देखिए सबसे पहले स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी का उसकी नॉर्मल वैल्यू से डेविएशन क्या होता है, उसमें स्ट्रेन यही होता है। जनरल हम जब भी कोई आप क्वांटिटी लेते हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू जो स्टेबल वैल्यू है वहाँ से वो जितना डेविएट हो रही है उतना उसमें स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। अगर हम एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो नॉर्मल जो स्टेबल एंगल होता है किसी मॉलिक्यूल में, अगर उससे कितना डेविएट हो रहा है, उस मॉलिक्यूल में कितना डेविएशन प्रेजेंट है, वो डेविएशन हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन की फॉर्म में बोलते हैं। सो एंगल स्ट्रेन इज अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके ना, या डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू ऑफ योर डाईहेड्रल एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड अ एंगल स्ट्रेन। अब इसमें देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है टॉर्शनल स्ट्रेन या पिट्जर स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ढंग से समझिएगा। देखिए टॉर्शनल स्ट्रेन या पिट्जर स्ट्रेन क्या होता है आपका, फोर्स डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म, योर फोर्स्ड डेविएशन from most stable staggered form। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस करेंगे किसी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल में तो वहाँ पर हम उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करते हैं, आगे हम देखेंगे उसको, डेट इज इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। इसमें जनरली जो हम बात करते हैं जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट एनर्जी वाला होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसमें जो आपका डाईहेड्रल एंगल होता है स्टैगर्ड फॉर्म में, द डाईहेड्रल एंगल वाज 180 डिग्री इन अ मॉलिक्यूल इन हिज स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, ये आपको ध्यान रखना, इन दिस उसकी स्टैगर्ड फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल 180। अब इस 180 डिग्री से बाकी कॉन्फॉर्मेशंस में कितना डेविएशन है, क्योंकि हम देखेंगे कि इक्लिप्स स्टैगर्ड के अलावा भी काफ़ी सारे कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं जो मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है, उनमें क्या होता है डाईहेड्रल एंगल अलग अलग होता है। सो 180 डिग्री से जितना डेविएशन उनके बाकी कॉन्फॉर्मेशन होते हैं हम देखेंगे उनके उस कॉन्फॉर्मेशन में क्या है उतना ही एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा या टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें जैसे स्टैगर्ड फॉर्म की, मोस्ट स्टेबल, अगर हम इसकी बात करें किसकी, इक्लिप्स फॉर्म की, तो इक्लिप्स फॉर्म उसकी लीस्ट स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। तो इक्लिप्स फॉर्म में हम देखेंगे कि डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इट मीन्स वहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, डेट इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री से कहा 0 पे, इट मीन्स पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं 180 डिग्री अगर आप रोटेट कर दो तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी फुली इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, डेट इज़ वेरी अनस्टेबल स्टेट। सो ये जो आपका एंगल स्ट्रेन होता है या पिट्जर या टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ये एक तरह से फैक्टर ऑफ स्टेबलाइजेशन की तरह भी देख सकते हैं, जिसमें जितना कम टॉर्शनल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा जिस कॉन्फॉर्मर में, वो कॉन्फॉर्मर उतना ही ज़्यादा लीस्ट एनर्जी स्टेट में होगा और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो एंगल स्ट्रेन एक तरह से क्या होता है, एक आपका क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर है डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स में। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे फ्रेंड्स आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो कन्फर्मेशन एनालिसिस में हमको डिस्कस करनी थी, बैरियर ऑफ रोटेशन, डाईहेड्रल एंगल एंड एंगल स्ट्रेन। नाउ अब हम शुरू करते हैं हमारा कन्फर्मेशन एनालिसिस एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स का। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इथेन। सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल होता है एसाइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस का इथेन होता है। जो फॉर्मूला होता है इथेन का, दैट इज CH3CH3।
ओके, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन का। इसमें जो हम रोटेशन या कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं वो करते हैं ये जो आपका सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है इनके बीच में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इथेन में जनरली इसके 2 एक्सट्रीम्स कॉन्फॉर्मेशंस की स्टडी की जाती है। टू एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है आपका स्टैगर्ड, एंड एक होता है आपका इक्लिप्स्ड। देखिए, स्टैगर्ड की जब हम बात करते हैं तो जो स्टैगर्ड में डाईहेड्रल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप बात करें इक्लिप्स्ड में तो इक्लिप्स्ड में डाईहेड्रल एंगल होता है आपके 0 डिग्री। स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, इक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। अगर हम इन एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस की न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करें, वैसे तो मैं ये आपको ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ जब हमने आरएस नॉमेनक्लेचर स्टडी किया था, उस दौरान हमारे लेक्चर में ये आया था कि कैसे हम असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट के बाद उनमें कैसे हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ड्रॉ करते हैं। ओके, न्यूमैन था, सॉहर्स था, ये सब हमने स्टडी किया था। यहाँ पर देखिए न्यूमैन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बनाएं न्यूमैन इक्लिप्स्ड का, तो देखिए न्यूमैन आपको ड्रॉ करना आता है। आपको जो सपोज देखिए कार्बन नंबर 1 एंड 2, जो आप कार्बन नंबर 1 है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं? इस तरह से। ये कार्बन नंबर 1 वाले को आप पॉइंट से बताते हैं, एंड सेकंड वाले कार्बन को आप किससे बताते हैं? सर्किल से, जो इसके पीछे होता है जस्ट। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें इक्लिप्स्ड की, तो इक्लिप्स में हमने कहा है कि डायहेड्रल एंगल क्या है? CH3 प्लेन का 0। सो देखिए इक्लिप्स में हम क्या है, थोड़ा सा साइड में करके बना देते हैं पीछे वाले कार्बन की भी वैलेंसीज को इस तरह से। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 0 डिग्री। अगर हम चाहे तो इसको अलग कलर से लिख देते इस वाले कार्बन को, देखिए क्योंकि अभी और काम आएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम बताते हैं जो पीछे वाले का दोनों हाइड्रोजन है, एक ब्लैक से एक ग्रीन से। इतना आपको समझ आ गया, ये समझने के पर्पज से। नाउ देखिए अगर हम बात करें, ये बात हुई किसकी? आपकी इक्लिप्स्ड की। नाउ अब देखिए स्टैगर्ड को जब हम ड्रॉ करते हैं तो स्टैगर्ड कैसे ड्रॉ होगा आपका? ये आगे वाला कार्बन बना दिया हमने, एंड ये बनाया पीछे वाला कार्बन। अब देखिए पीछे वाले कार्बन को हमने जस्ट 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो उस वजह से क्या होगा आपकी जो हाइड्रोजन देखिए पहले बिल्कुल एक दूसरे के पीछे थे, अब वो क्या बिल्कुल कहाँ चले गए? अपोजिट चले गए। यहाँ पर जो आपकी थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। समझ आ गया फ्रेंड्स? 180 डिग्री हो गई, और ये हुआ आपका स्टैगर्ड। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए ये इसके 2 एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन है किसके? आपके इथेन मॉलिक्यूल के, जिसमें आपके 0 डिग्री पर है इक्लिप्स्ड, जिसमें दोनों हाइड्रोजन का बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, दोनों का प्लेन से एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है। ओके, अलाइन है बिल्कुल। एंड ये वाला स्टैगर्ड है जिसमें डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो गया, पीछे वाले कार्बन को हमने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये क्या बना आपका? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। सो ये इसके 2 एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन समझ आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बिकॉज अब यहाँ पे क्या है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन तीनों सेम ग्रुप्स अटैच है दोनों कार्बन से, इसलिए ये क्या है आपको दो ही एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन मानते। लेकिन अगर आप देखें इसमें अगर और स्टडी करें तो क्या होता है इसके, जैसे अगर ये आपका 0 से 180 डिग्री पर गया है, ये यहाँ से यहाँ पर चेंज हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इसके बीच में एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जहाँ पर क्या है ये 60 डिग्री पर रहेगा। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे सपोज आप अब इसको पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना शुरू करिए, तो जब आप इसको शुरू करेंगे तो देखिए अब क्या होगा फ्रेंड्स। आपने क्या किया, अभी आगे वाले तो ये इस तरह से कार्बन, पीछे वाले कार्बन को क्या किया 60 डिग्री से रोटेट किया। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये दोनों हाइड्रोजन जो इनके पीछे थे वो भी कहाँ में 60 डिग्री से रोटेट हुए। ओके, यहाँ पर देखिए थीटा कितना है आपका 60 डिग्री ही है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इक्लिप्स से। ओके, अभी हमने क्या किया 60 डिग्री, लेकिन अगर आप देखें तो जो 60 डिग्री वाला है आपका और जो 180 डिग्री वाला है दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल समझ आ रहे हैं, देखिए। ओके, 60 डिग्री वाला 180 डिग्री वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब क्या करिए, इसको अगेन 60 डिग्री से रोटेट करिए। जब आप इसको 60 से अगेन रोटेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, आगे वाले कार्बन तो सेम ही है। आपने क्या किया, अगेन जब आप 60 से रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड जो अभी यहाँ था वो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, वो बॉन्ड आगे, ये बॉन्ड भी आगे। अब आप देखें क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन इधर था अब अगेन 60 से रोटेट करने पे कहाँ इधर आ गया, एंड बाकी दोनों हाइड्रोजन्स कहाँ हुए उसी तरह से अपने आगे वाले की तरफ शिफ्ट हो गए पोजीशंस पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका थीटा है वो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया ना, 60 से अगेन 60 से, तो 60 + 60 120। ओके, 0 से आपने कहाँ किया। अब देखिए जब आप 0 पर थे तो हाइड्रोजन एक ग्रीन वाला यहाँ था बिल्कुल इसके पीछे, इस वाले। जब आप 120 से करेंगे तो ये इस वाले हाइड्रोजन के पीछे चला गया। अगर आप कंपेयर करें 0 डिग्री वाला और 120 डिग्री वाले को तो ये दोनों क्या है आइडेंटिकल दिख रही है आपको, समझ आ गया। 0 डिग्री वाली भी इक्लिप्स्ड है एंड ये 120 वाली भी क्या है आपकी इक्लिप्स्ड है। इसी तरह से जो 180 डिग्री वाली थी स्टैगर्ड थी, तो जो 60 डिग्री वाली आपकी वो भी क्या है स्टैगर्ड है। तो फ्रेंड्स ये मेरा आपको बताने का ये यहाँ पर है मकसद कि जो आपके 180 डिग्री वाली स्टैगर्ड फॉर्म होती है किसमें, इथेन में, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली जो 60 डिग्री वाली फॉर्म होती है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री 180 एंड थीटा इक्वल्स टू 300। ऑल्सो जब आप इसको 300 से रोटेट करेंगे अगेन 180 240 300 तो वापस से क्या होगी, यही कंडीशन मिलेगी। तो जो थीटा इक्वल्स टू 60 180 एंड 300 वाली कंडीशन होती है वो कौन सी होती है आपकी स्टैगर्ड कंडीशन होती है। एंड इसी तरह जब आप बात करते हैं 0 डिग्री की 120 डिग्री की एंड इसके बाद अगर आप देखें 240 डिग्री की, 0 120 डिग्री एंड 240 डिग्री, ये कंडीशन आपकी किसकी होती है, फुली एक्लिप्स्ड की। तो डायहेड्रल एंगल आपके चाहे 0 डिग्री हो 120 डिग्री और 240 डिग्री हो, वो सब कौन से होंगे आपके इक्लिप्स्ड होंगे। डायहेड्रल एंगल आपके 60 डिग्री हो 180 डिग्री हो या 300 डिग्री हो, वो सारे क्या होंगे स्टैगर्ड होंगे। तो आपको इससे ये समझ आ रहा है कि 0 के बाद जब आप 60 पे चलते हो तो 0 से 60 मीन्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, फिर 60 से 120 स्टैगर्ड से इक्लिप्स, फिर 120 से किससे
180, वापस से इक्लिप्स से स्टैगर्ड, 180 से 240, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, फिर इक्लिप्स से, इस तरह से क्या कन्वर्जन चलता रहता है इनमें, जो रोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आई होप आप रोटेशन को इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कैसे इनमें क्या है, इनके अलग अलग जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनमें क्या है रोटेशन, कन्फर्मेशन एनालिसिस। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स किस तरह से इथेन में हो रहा है? अब देखिए, जो ये तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बना के समझा दिए। जो आपका इथेन में बैरियर ऑफ रोटेशन होता है, वो होता है 12 किलो जूल पर मोल। बैरियर ऑफ रोटेशन इन इथेन इज 12 किलो जूल पर मोल। ओके, एंड अब देखिए, जो इसके हमने दो एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस बताए थे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड की, अगर हम उनमें बात करें कि ये एनर्जिकली क्या रिलेशन होता है इनमें, तो ये एनर्जिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जो इसके दो एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, वो एनर्जिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जो आपका इक्लिप्स फॉर्म होती है वो एनर्जेटिकली हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, स्टैगर्ड के कंपैरिजन में। एंड अगर इस रिलेशन को हम एक इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से शो करना चाहें, सो ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। हम अगर इसमें ड्रॉ करें इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो किसके बीच में ड्रॉ होगा आपका, देखिए वाई एक्सिस पर तो आप लेंगे आपका बैरियर ऑफ रोटेशन, एंड एक्स एक्सिस पर आप लेंगे आपका डाइहेड्रल एंगल। यहाँ पर आप लेंगे आपका बैरियर ऑफ रोटेशन, एंड यहाँ पर आप ले रहे हैं थीटा, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। यहाँ पे देखिए 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, ये डाइहेड्रल एंगल अलग अलग वैल्यूज़। यहाँ पर आप लेंगे 12 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, बैरियर ऑफ रोटेशन। तो आप देखेंगे, देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 पर सबसे पहले क्या थी आपकी, फुली इक्लिप्स थी, जो मैंने आपको बताई, इक्लिप्स वाली बना के बताई थी। देखिए इक्लिप्स से जब 60 डिग्री आप कन्वर्ट करते हो, किस में चेंज होता है आपके, 60 डिग्री पर स्टैगर्ड में चेंज हो जाता है। सो इट मीन्स इक्लिप्स से जब आप स्टैगर्ड पे मूव करते हैं तो एनर्जी, बैरियर ऑफ रोटेशन डाउन होता है। ओके, नाउ हमने देखा था कि 60 से 120 पर फिर से क्या फॉर्म बन रही है, इक्लिप्स बन रही है। जब आप 60 से 120 पर जाएंगे तो अगेन आपका बैरियर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर 120 पर, 120 से 180 पर फिर से अगेन क्या हो रही है आपकी, स्टैगर्ड आ रही है। अगेन जब आप 180 पर जाते हैं तो ये क्या बन गई आपकी, स्टैगर्ड। 180 से अगेन 240 पर क्या बन गई आपकी, इक्लिप्स्ड। फिर अगेन 300 पर स्टैगर्ड, एंड अगेन वापस से जब आप फ्री रोटेट करते हैं तो ये आपको आइडेंटिकल फॉर्म मिल जाती है, दैट इज़ 360 रोटेशन पर, दैट इज़ 12 किलो जूल पर मोल। सो ये जितनी भी आपकी 60, 180 एंड 300 डायहेड्रल एंगल वाली पोजीशन है, ये सब क्या है आपकी, थीटा इक्वल्स टू 60, 180 एंड 300, ये सारी पोजीशंस आपकी क्या है, स्टैगर्ड। ये क्या है आपकी, लो इन एनर्जी। एंड अगर आप देखें थीटा इक्वल्स टू 0, 120 एंड 240, ये सब क्या है आपकी, इक्लिप्स्ड। ये क्या है, हाई इन एनर्जी। ये सारी रिलेशंस हमको कहाँ से मिले, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये डायग्राम। ओके,
बहुत इजी है। ये वाली है कंडीशन 0, 120 एंड 240 वाली। ओके, सो देखिए अगर आप इनमें कंपैरिजन करें अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर अगर आप देखें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, देखिए सारे तो वैसे इक्विवेलेंट थे तो हम दो ही ले लेते, तो इसकी जो इक्लिप्स्ड की है वो स्टैगर्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट मीन्स इक्लिप्स्ड इज ग्रेटर देन स्टैगर्ड। ये आपको समझ आ गया फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन। अगर आप स्टेबिलिटी और एनर्जी में देखते हैं तो आपको ये पता है अच्छे से कि जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है। सो इट मीन्स अगर आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जब इक्लिप्स की स्टैगर्ड से ज़्यादा है तो जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे, सो स्टेबिलिटी होगी आपकी स्टैगर्ड की इक्लिप्स्ड से ज़्यादा। देखिए आप ये बिल्कुल 0 पर है, ये 12 किलो जूल पर मोल हाइट पर है। ओके, तो ऑब्वियसली जो इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है वो क्या है, इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 180 डिग्री या 300 डिग्री जो पोजीशंस होगी वो इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन स्टैगर्ड की पोजीशन है, एंड जो 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री डायहेड्रल एंगल वाली पोजीशन है वो इसकी लीस्ट स्टेबल यानी इक्लिप्स कन्फर्मेशन की पोजीशन है। सो फ्रेंड्स ये था आपका इथेन मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। अगर आप अपना जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें जो रोटेशन देखा जाता है आपका, देखा जाता है किस बॉन्ड का, ये CH3CH2 बॉन्ड का। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है एंड इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एंड एक CH3 ग्रुप अटैच है। इसका जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस होता है फ्रेंड्स बिल्कुल सिमिलर होता है आपका इथेन का, इथेन की जैसे। जैसे इथेन में आपने 2 एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करे थे, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, सिमिलरली इसमें भी इसके 2 एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ होते हैं स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स में। यही इनमें रिलेशन मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्लिप्स की स्टैगर्ड से ज़्यादा होती है एंड स्टेबिलिटी स्टैगर्ड के एक्लिप्स से ज़्यादा होती है। यही इसका सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलता है। 0 डिग्री पर क्या होता है आपके, देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो। अगर आप लें आगे वाले मॉलिक्यूल, आगे वाले कार्बन को, तो ये आगे वाला कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है एंड ये आपका पीछे वाला कार्बन जिसमें देखिए अब आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर एक क्या है CH3 अटैच है पीछे वाले और 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या है आपका इक्लिप्स्ड, एंड इक्लिप्स का डायहेड्रल एंगल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज 0, 120 एंड 240 डिग्री। अगर आप इसको रोटेट कर दे 180 से, तो देखिए क्या होगा।
ये बन गया आपका क्या, इसका स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। एंड इसके जो डायहेड्रल एंगल्स थे हम अभी देख चुके थे, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। तो सिमिलर कंडीशन आ गई बिल्कुल। ओके, 60 डिग्री करोगे तो भी स्टैगर्ड, 180 करोगे तो स्टैगर्ड, एंड 300 तो भी स्टैगर्ड, एंड 0, 120, 240। सो प्रोपेन में बिल्कुल एनर्जी प्रोफाइल सारी कंडीशन सेम होती है, बस एक चीज़ डिफरेंट होती है प्रोपेन की, इसका जो बैरियर ऑफ रोटेशन होता है। बैरियर ऑफ रोटेशन इन प्रोपेन ये होता है आपका 14 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जो हम 12 लिख रहे थे, इसमें बस यहाँ पे चेंज आएगा, ये हो जाएगा आपका 14 किलो जूल पर मोल, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? बैरियर ऑफ रोटेशन बस प्रोपेन में डिफरेंट है, डेट इज़ 14 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर क्या, इथेन में 12 किलो जूल पर मोल था, तो सारी चीज़ सेम रहेगी। तो आई होप अगर आपको ये समझ आ गया इथेन का, तो आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ट्राई कीजिएगा बना के देखने का। ओके, बिल्कुल सिमिलर, सब चीज़ें सेम बनेगी, बस डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि बैरियर ऑफ रोटेशन 14 किलो जूल पर मोल है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम इसमें। जब हम इथेन का डिस्कस करते हैं, तो इथेन में मैं आपको कह रहा हूँ कि जो स्टैगर्ड होता है वो इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका कुछ रीज़न भी होता है। तो देखिए रीज़न क्या होता है, हम वो डिस्कस करते हैं अब। द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म कंपेयर देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इसके फ्रेंड्स दो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट रीज़न रहेंगे आपके। देखिए, अगर हम बात करते स्टेबिलिटी की, सो फर्स्ट रीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स आर रिपेल ईच अदर। Electrons in the bond are repel each other, and this repulsion is maximum when two bonds are aligned. इन इक्लिप्स्ड फॉर्म। देखिए कैसे, अभी हमने जो ड्रॉ किया इथेन, उसके अगर हम इक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ करना चाहें, तो इक्लिप्स देखिए कैसे ड्रॉ होगी। देखिए ये हमने इक्लिप्स बना दी, दोनों हाइड्रोजन है आपके टूवर्ड्स वाले टूवर्ड्स, अवे वाले अवे। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स आर रिपेल ईच अदर। जो आपके ये वाले जो एक दूसरे जो बॉन्ड बिल्कुल सामने है, एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। इनमें क्या होता है, जब ये बिल्कुल देखिए इक्लिप्स में क्या है, ये दोनों ऐसे रहती है पोजीशन बिल्कुल आगे पीछे, एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट में है ये। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जो दूर करने की कोशिश करेंगे, पास में नहीं रहेंगे। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, जो ये वाला कॉन्फॉर्मेशन होता है इसका इक्लिप्स वाला, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये जो रिपल्शन हुआ इनके बीच में,
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। एंड ये रिपल्शन मैक्सिमम कब होता है, जब आपके जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं ये किस में होते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं, सेम अलाइनमेंट में रहते हैं, तब ये रिपल्शन मैक्सिमम होता है। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, फिर रोटेशन हो जाता है। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्टैगर्ड में चेंज हो जाता है या दूर दूर हो जाते हैं। तो पहला रीज़न तो आपका क्या है, रिपल्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स। देखिए दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो होता है आपका द स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। स्टेबिलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ one carbon and sigma anti-bonding CH orbital or bond of another carbon। देखिए इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जस्ट बिल्कुल फर्स्ट वाले रीजन का अपोजिट है। देखिए अगर आप देखें फर्स्ट वाले रीजन में हमने क्या देखा था, यहाँ पर तो रिपल्शन हो रहा था। अब ये रिपल्शन हुआ तो क्या हुआ, ये घूम जाएगा पूरा, एक कार्बन क्या हुआ, रोटेट करा, रोटेट करने पे क्या हुआ, स्टैगर्ड बना। तो हम इसकी स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ करी, स्टैगर्ड फॉर्म। पहले वाला जो रीजन था उसको ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, स्टैगर्ड में चेंज हो गया। ये थी आपकी इक्लिप्स्ड, ये है आपकी स्टैगर्ड। अब देखिए जो ये लाइन मैंने लिखी है, द स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्डिंग CH ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग CH ऑफ अनदर कार्बन। देखिए एक कार्बन का जो ये बॉन्डिंग CH सिग्मा ऑर्बिटल है, तो देखिए आपको पता है कि जब भी ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होते हैं तो हमेशा बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके। सो देखिए यहाँ पर जो ये वाला आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑफ योर अनदर कार्बन, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग ऑफ दिस कार्बन एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑफ दिस कार्बन। ओके, नाउ अब क्या होता है, ये तो रिपल्शन हो रहा था सेम सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग्स में। यहाँ पर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन ये क्या होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है आपका जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ये एक टाइप का एक स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन है। मीन्स ये होने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन मिलता है। ये इंटरेक्शन आपका जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ही क्या ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा। एंड ये स्टेबलाइजेशन कब मैक्सिमम होता है, जब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाए या पैरेलल आ जाए। जैसे जब ये दोनों बिल्कुल अलाइनमेंट थे तो मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा था, वैसे ही जब आपके ये वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में या पैरेलल आ जाएंगे, तब क्या होगा, मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। सो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। सो इसमें क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपका, सिग्मा CH इंटरेक्शन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CH। बस ये ध्यान रखना, एक का बॉन्डिंग एक का एंटी बॉन्डिंग। सो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि किस कारण से जो आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर है वो इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है। ओके, दोनों रीजंस आपको आई होप समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रिपल्सिव इंटरेक्शन है, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है। जब ये इक्लिप्स में है तो ये, एंड स्टैगर्ड में है तो ये। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके इथेन और
प्रोपेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। नाउ इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के ही कुछ और मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी करेंगे, उनका कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस करेंगे। देन फिर उसको कंप्लीट करते हुए हम हमारे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में एंटर करेंगे, उनका कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।